कैन वी स्टार्ट? ओके, सो गाइस स्टार्ट कर रहे हैं सेशन। सब लोग आ गए हैं? हाँ जी, सब लोग आ गए। ओके, सो लास्ट सेशन में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था क्या? हमने लास्ट सेशन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बनाना सीखा। हमने ये सीखा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें से अभी हमने 2 तरीके कवर किए हैं और बाकी के जो तरीके हम जैसे जैसे कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कवर होता जाएगा। ठीक है, अब एक चीज समझो, जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कैंडल स्टिक। अगला क्या टॉपिक है हमारा? कैंडल स्टिक टॉपिक है। याद करो डे 1, जब डे 1 पे मैंने आप लोगों का सेशन लिया था और मैंने टाइप ऑफ चार्ट्स का इंट्रोडक्शन दिया था, तब हमने कैंडल स्टिक के बारे में पढ़ा था। बहुत बेसिक सी चीज मैंने कवर की थी। तो आज हम कैंडल स्टिक को डिकोड करने वाले हैं गाइस। ठीक है, याद करो जब हमने डे 1 पे पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कैंडल स्टिक का एक बेसिक स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखता है, जिसमें ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं बॉडी, इसको हम बोलते हैं अपर शैडो या विग भी बोलते हैं कुछ लोग आजकल इसे, और ये वाला जो हिस्सा होता है लोअर शैडो या लोअर विग भी बोलते हैं। अब किसी भी कैंडल स्टिक में ये वाला जो पॉइंट होता है ये होता है उसका हाई, ये वाला जो पॉइंट होता है ये हो जाता है उसका लो, ये वाला पॉइंट होगा या तो ओपन होगा या तो क्लोज होगा, ये वाला पॉइंट भी या तो ओपन होगा या तो क्लोज होगा। ये तो कैंडल के कलर से डिसाइड होगा ना कि कहां ओपन होगा और कहां क्लोज होगा। ठीक है, अच्छा अब कैंडल स्टिक को लेके एक चीज समझो। क्या होता है, आपने इंस्टाग्राम यूट्यूब पे ना जाने कितने ट्रेडर को देखा होगा जो अपनी ट्रेडिंग डेस्क के पीछे कैंडल स्टिक का चार्ट लगा के रखते हैं। अच्छा आप याद करो कि आपको है ना किसी भी चीज का चार्ट लगाने की जरूरत कब पड़ती है? स्कूल टाइम पे लगाया होगा आपने, जब उसको याद करने में दिक्कत आती है। तो मुझे भी यही चीज का इशू आया जब मैं बीइंग अ ट्रेडर, जब मैंने भी अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो मैं भी कैंडल स्टिक को लेके बहुत ज्यादा परेशान था। मैंने भी नोट्स बनाए थे और मैं उन नोट्स को खोल के चार्ट के सामने बैठा करता था और देखता था यार ये कैंडल बन गई, अच्छा इसका नाम तो याद नहीं है, चलो नोट्स खोल के देखते हैं ये कैंडल करती क्या है। तो कैंडल स्टिक जो चीज है ना वो रटने वाली चीज नहीं है, वो मेरे को समझ में आया बाय द टाइम कि इसका लॉजिक क्रैक करना पड़ेगा। अगर मैं वैसे कैंडल स्टिक की बात करूं तो 50 से ज्यादा कैंडल स्टिक के बारे में तो मैं जानता हूं, 50 से ज्यादा नाम तो मुझे ही याद है। अब आप सोचो 50 से ज्यादा कैंडल स्टिक के नाम याद करना, वो भी किसी न्यू कमर के लिए या नए ट्रेडर के लिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क हो सकता है। और मैं कह रहा हूं मेरे साथ भी सेम यही सिचुएशन आई थी और फिर मैंने उस पर काम किया एंड मैंने कैंडल स्टिक को क्रैक कर लिया। और क्रैक इस तरीके से किया कि मजा आ जाता है। मतलब ना आपको नाम याद करने की जरूरत है इतने सारे, सिर्फ और सिर्फ अगर आप मेरा आने वाले ये जो 2 सेशन है इनको बहुत ध्यान से समझ लोगे ना, आपको कैंडल स्टिक में मजा आ जाएगा। अब ध्यान दो, मैंने जो कैंडल स्टिक को डिकोड किया उसके लिए मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाया। मैथ्स का एक टॉपिक होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ये बताता है कि किसी भी चीज के बनने के कितने प्रकार हो सकते हैं, कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक है, और जब मैं किसी कैंडल की तरफ देखता हूं ना तो मुझे किसी भी कैंडल में 2 ही हिस्से दिखते हैं, या तो बॉडी दिखती है या तो शैडो। अगर आप किसी भी कैंडल को डिकोड करोगे तो कोई भी कैंडल मैक्सिमम 2 चीजों से मिलकर बनती है, बॉडी और शैडो। और इसी आधार पर मैंने अपने 4 नियम बनाए और अगर आप उन 4 नियम को आज पढ़ लोगे बहुत ध्यान से तो मेरे लिए आप ये मान के चलो आपके लिए बेसिकली ऐसा कैंडल स्टिक ऐसा हो जाएगा चुटकी का काम। आपको कोई भी कैंडल बनेगी ना, आपको उसको जज करने में हार्डली 1 या 2 सेकंड लगा करेंगे। ठीक है, तो अब देखो मैंने किया कैसा। अगर मैं प्रोबेबिलिटी वाइज बात करूं कैंडल स्टिक को मैंने कैसे डिकोड किया, तो मैंने एक चीज समझी, कैंडल स्टिक के 2 हिस्से होते हैं, बॉडी और शैडो। ठीक है, अब कोई भी कैंडल स्टिक ले लो एक्स वाई जेड, मेरे को जिस भी कैंडल स्टिक को डिकोड करना है उसको लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल कोई भी कैंडल स्टिक ली तो देखो प्रोबेबिलिटी वाइज क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। सबसे पहला कॉम्बिनेशन ऐसा हो सकता है ना कि यार कैंडल स्टिक के 2 हिस्से हैं, बॉडी और शैडो। क्या ऐसी कैंडल हो सकती है जिसमें बॉडी का हिस्सा ज्यादा हो? बिल्कुल हो सकती है। क्या ऐसी कैंडल हो सकती है जिसके अंदर शैडो का हिस्सा ज्यादा हो? बिल्कुल हो सकता है। क्या ऐसी कैंडल हो सकती है जिसके अंदर बॉडी और शैडो दोनों हो? बिल्कुल हो सकता है। क्या ऐसी कोई कैंडल हो सकती है जिसके अंदर बॉडी भी ना हो और शैडो भी ना हो? नहीं, ऐसी कोई कैंडल एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो यही तो है प्रोबेबिलिटी। यार देखो कोई भी कैंडल के 2 ही तो हिस्से हैं, बॉडी और शैडो। या तो बॉडी ज्यादा होगी या तो शैडो ज्यादा होगी, या तो दोनों बराबर होंगे या कम ज्यादा होंगे, या तो दोनों होंगे ही नहीं। बट ऐसा तो कोई कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। तो इसी बेस पे मैंने क्या किया, कैंडल स्टिक के नियम बनाए। अब या तो किसी कैंडल के अंदर क्या ज्यादा होगा गाइस? बॉडी,
या तो किसी कैंडल के अंदर क्या ज्यादा होगा, शैडो, या तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो मुझे जो चीज समझ में आई वो यही समझ में आया कि कैंडल स्टिक की बनावट पे काम करना चाहिए, ना कि उनके नाम पे। और यहां पे मैंने देखा बॉडी शैडो या बॉडी इक्वल टू शैडो, इसके अलावा और कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। चलो अब यहीं से मेरे नियम बनना चालू हुए। रूल नंबर 1 जो मैंने बनाया उसको समझो। रूल नंबर 1 क्या बोलता है बेसिकली, रूल नंबर 1 है, इसका मैंने नाम दिया है बॉडी रूल। मेरे हिसाब से सबको अंदाजा लगाना तो आता ही है ना। तो अगर दुनिया में कोई भी आप कैंडल को देखते हो और आपको ये अंदाजा लगा पा रहे हो आप अगर कि यार इस कैंडल को देखने के बाद मैं ये अंदाजा लगा पा रहा हूं कि इसके अंदर बॉडी का हिस्सा ज्यादा है, तो वो मेरे बॉडी रूल के अंतर्गत आएगा, है ना। और बॉडी रूल को रीड करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। जैसे मैं एक कैंडल बनाता हूं, फॉर एन एग्जांपल, ये एक कैंडल है, इस कैंडल का कलर रेड है, राइट। अच्छा, इस कैंडल को देख के आप बहुत इजीली जज कर पाएंगे कि ये जो कैंडल है इसके अंदर बॉडी का हिस्सा ज्यादा है कि शैडो का हिस्सा ज्यादा है। इसके अंदर बॉडी का हिस्सा ज्यादा है, राइट। अब इसके n नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जैसे ये, जैसे ये, जैसे आप देखेंगे ये सभी कैंडल जो हैं, चारों की चारों कैंडल, इन सब में, इन चारों कैंडल में एक ही चीज कॉमन है। क्या चीज कॉमन है कि इन सभी में बॉडी का हिस्सा ज्यादा है, ठीक है। अब जब भी आप इस तरीके की किसी भी कैंडल से डील करते हैं तो आप एक चीज याद रखें, बॉडी रूल क्या बोलता है कि हमें उस समय बॉडी के कलर पे ध्यान देना है। अगर बॉडी का कलर ग्रीन है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस ऊपर जाएगी, अगर बॉडी का कलर रेड है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस नीचे आएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं इन चारों कैंडलों को डिकोड करूं तो ये चारों कैंडल ये बोलती है कि यार प्राइस नीचे जा सकती है, ठीक है। अब आपको पता है यहां पे बैकग्राउंड ग्रीन है, तो मैं जितनी भी ग्रीन कैंडल बनाऊंगा वो सभी ब्लैक कलर से बनाऊंगा। अब फॉर एन एग्जांपल यहां पे इस तरीके से एक कैंडल बनी, अब ब्लैक कलर का मतलब क्या हो गया, ग्रीन कैंडल, याद रखना, ठीक है। अब ये जो कैंडल है ना, तो इस कैंडल में बॉडी ज्यादा है कि शैडो, शैडो ज्यादा है कि बॉडी, बॉडी ज्यादा है, राइट। तो अगर बॉडी ज्यादा है तो इस बॉडी का कलर क्या है, वैसे तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, मैंने बनाई ब्लैक है बट बैकग्राउंड ग्रीन है, इसीलिए हम ब्लैक जो है वो ग्रीन कलर की रिप्लेसमेंट में यूज कर रहे हैं। अब यहां पे अगर बॉडी का कलर ग्रीन है तो प्राइस कहां जाएगा, ऊपर, सिंपल, ठीक है। आगे समझ में। तो रूल नंबर ये बोलता है। अब इसका हम एक फ्लो चार्ट जो बना रहे थे उसको प्रिपेयर कर लेते हैं कि यार कोई भी कैंडल स्टिक को मैंने डील किया और उसके अंदर अगर मुझे बॉडी का हिस्सा ज्यादा लगा तो मैं उसके बॉडी के कलर से जज करूंगा। बॉडी का कलर, बॉडी का कलर अगर ग्रीन है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे प्राइस ऊपर जाएगी, रेड है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे प्राइस है नीचे आएगी, ठीक है। अच्छा, अगर बॉडी ज्यादा नहीं तो क्या ज्यादा होगा, शैडो, ठीक है। अब यहां पे है ना, मैंने जब शैडो को डील करना चालू किया तो मेरे को समझ में आया कि शैडो तो दो तरीके की होती है, एक होती है अपर शैडो और एक होती है लोअर शैडो। तो अगर किसी भी कैंडल में बॉडी से ज्यादा शैडो है ना, तो यहां पे दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं गाइस। पहला, या तो एक तरफ की शैडो छोटी है दूसरे तरफ की बड़ी है, वाइस वर्सा, कोई भी छोटी हो सकती है, कोई भी साइड की बड़ी हो सकती है, बट एक तरफ की छोटी होनी चाहिए दूसरे तरफ की बड़ी होनी चाहिए, लॉन्गर शैडो होनी चाहिए, ठीक है। या फिर दोनों शैडो बराबर हो सकती है, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। अच्छा, एक चीज को लेकर और क्लैरिटी दे देता हूं, जब भी मैं आपको किसी भी कैंडल का एनालिसिस करने के लिए बोलता हूं कि यार इसके अंदर बताओ कि बॉडी का हिस्सा ज्यादा है कि शैडो का हिस्सा ज्यादा है, तो मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चीज पूछ रहा हूं कि बॉडी को एक साइड रखो और अपर और लोअर शैडो को मर्ज करके दूसरी साइड रखो, फिर इवैल्यूएट करो कि किसका हिस्सा ज्यादा है, ठीक है। तो उस तरीके से पूछता हूं। चलो अब यहां ध्यान देना कि यार जब बॉडी से ज्यादा हिस्सा शैडो का है तो दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं यहां पे, या तो छोटे बड़े शैडो का या फिर बराबरी यानी इक्वल शैडो का। तो उसको कैसे डिकोड करना है वो समझो। यहां पे अपन इंट्रोड्यूस करते हैं रूल नंबर 2, है ना। तो ये जो रूल नंबर 2 है ये क्या बोलता है, इसका नाम मैंने रखा है लॉन्गर शैडो रूल। आप याद रखना, आज के सेशन में आप ये जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं ना, आप बिना किसी भी कैंडल का नाम जाने उसका काम समझ पाएंगे, बिना किसी का नाम जाने आप उनका काम समझ जाएंगे और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में समझ जाएंगे कि यार ये कैंडल बन गई, ये कैंडल क्या बोलती है, या इस कैंडल के बनने पे मुझे क्या एजम्पशन लेना चाहिए, ठीक है। चलो ध्यान दो, लॉन्गर शैडो रूल।
अब लॉन्गर शेडो रूल में कैंडल किस तरीके से बन सकती है वो समझो। फॉर एन एग्जांपल ये देख लेते हैं सबसे पहले तो वापस से रिपीट करूंगा। बैकग्राउंड ग्रीन है तो हम जो ग्रीन कलर की कैंडल बना रहे हैं वो ब्लैक कलर से बना रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो यहां पे फॉर एन एग्जांपल ये, अब ये कैंडल जो है ना, ये देखने से समझ में आती है यार कि ये रूल नंबर 2 के अंदर आएगी। कैसे? इस कैंडल को देख के बताओ, इसके अंदर बॉडी ज्यादा है कि शैडो? ओवरऑल शैडो का हिस्सा ज्यादा है। याद रखना, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, बॉडी को अलग रखो, अपर और लोअर शैडो को मर्ज करके दूसरी साइड रखो और फिर कंपेयर करके बताना है कि किसका हिस्सा ज्यादा है। अब यहां पे ओवरऑल शैडो का हिस्सा ज्यादा है, तो इस कैंडल को रीड करने का तरीका क्या है? बहुत ईजी है। ऐसी किसी भी कैंडल को रीड करने का तरीका यह है कि अपोजिट ऑफ लॉन्गर शैडो, ऑफ लॉन्गर शैडो, मतलब जिस तरफ की शैडो बड़ी है उसका अपोजिट। मतलब यहां पे देखा जाएगा कि यार शैडो किस तरफ की बड़ी है, नीचे की, तो प्राइस कहां जाएगा? ऊपर। ठीक है, ऐसे ही आप सिंपल चीज समझो कि यार कैंडल के कलर से यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज का ध्यान रखना, ये जो कैंडल है ना रूल नंबर 2, इसमें कैंडल के कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखो, हर ग्रीन कैंडल ये नहीं बोलती कि प्राइस ऊपर जाएगा, हर रेड कैंडल ये नहीं बोलती प्राइस नीचे जाएगा। बीइंग अ न्यू कमर, हो सकता है आप लोगों को एक डाउट होता हो कि यार स्टॉक मार्केट में तो हर पॉजिटिव चीज को ग्रीन कलर से शो किया जाता है, हर नेगेटिव चीज को रेड कलर से शो किया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। याद रखना, कैंडल में कलर सिर्फ और सिर्फ ये दर्शाने के लिए दिया गया है कि आप ये जज कर पाए ताकि कि कहां कैंडल ओपन हो रही है और कहां कैंडल क्लोज हो रही है। कैंडल को कलर से अगर जज करना है तो कैंडल आपके रूल नंबर 1 में लाए होनी चाहिए, रूल नंबर 1 के अंतर्गत आनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी ब्रह्मांड के किसी भी चार्ट पे कोई भी कैंडल बन रही हो, उसको कभी भी कलर से जज नहीं करेंगे। ठीक है, अब जैसे ये ग्रीन ब्लैक कलर की जो मैंने बनाई यानी बुलिश कैंडल है, अब अगर मैं इसकी जगह रेड कैंडल बना देता फॉर एन एग्जांपल, ये, इसमें प्राइस कहां जाएगी? कहां एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? वापस से वही याद रखो, आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना है हर बार कैंडल को रीड करने का। सिंपल है, आपको खुद से सवाल पूछना है, इस कैंडल में आपको बॉडी ज्यादा दिख रही है या शैडो? ओवरऑल शैडो ज्यादा है। शैडो किधर की ज्यादा है? नीचे की। तो प्राइस कहां जाएगी इसमें भी? ऊपर। कैंडल के कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कैंडल ये बनती तो प्राइस कहां जाती? नीचे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कैंडल ये वाली बनती तो भी प्राइस कहां जाती? नीचे। क्यों? क्योंकि ये रूल नंबर 2 में आ रही है कैंडल, बॉडी से ज्यादा क्या है? शैडो। और एक तरफ की शैडो छोटी है और दूसरी तरफ की शैडो बड़ी है, तो जिस तरफ की शैडो बड़ी है उसका अपोजिट साइड मूवमेंट आता है। ठीक है, चलो ये हो गया रूल नंबर 2। अब यहां पे फ्लो चार्ट पे कंप्लीट करते हैं। यहां पे सिंपल है, शैडो में 2 रूल होते हैं। पहला नियम क्या बोलता है? लॉन्गर शैडो रूल, लॉन्गर शैडो रूल। इसको कैसे रीड करते हैं? मैं लिख देता हूं, अपोजिट ऑफ लॉन्गर शैडो। ठीक है, अब दूसरा नियम क्या हो सकता है? बोथ शैडो इक्वल रूल। मतलब बॉडी से ज्यादा शैडो तो है बट दोनों शैडो क्या हो गई? इक्वल हो गई। अब इस केस में कैसे डील करते हैं? तो यहां पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे हमारा रूल नंबर 3, जिसका नाम हमने रखा है बोथ शैडो इक्वल रूल। अब इस रूल के अंतर्गत कैसी कैंडल बनती है देखो। फॉर एन एग्जांपल, ये कैंडल बन गई या फिर ये कैंडल बन गई। अब आप बहुत क्लियरली देख पाएंगे इन कैंडल को, जब आप देखते के रीड करते हैं तो इनके अंदर बॉडी ज्यादा है कि शैडो? शैडो। ठीक है, और दोनों शैडो क्या है? ऊपर और नीचे वाली शैडो क्या है? आपस में बराबर है, इक्वल है। तो याद रखो, जब भी दोनों शैडो इक्वल हो जाती है ना, तो ये जो कैंडल बनती है ना, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? दोनों शैडो इक्वल कब होती हैं? जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। फॉर एन एग्जांपल, कोई भी कैंडल यहां से ओपन होना चालू हुई, ठीक है। अब प्राइस ऊपर कब जाती है? जब बायर्स के हाथ में ताकत होती है, राइट। तो यहां से प्राइस ऊपर गई, बट शैडो कब बनती है? जब वहां से प्राइस रिवर्स हो जाती है, तो प्राइस नीचे आ गई। मतलब बायर प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं बट सेलर हावी हो गए, तो प्राइस कहां गई? नीचे।
और सेलर जब इसको नीचे ले जा रहे हैं तो बायर आके वापस से प्राइस को कहां ले जा रहे हैं, ऊपर। मतलब ये जो कैंडल है ना, बेसिकली ये कैंडल तो मेरी तो बहुत ही फेवरेट कैंडल है, और इन कैंडल को तो मैंने अलग से नाम रख रखा है। क्या बोलता हूं मैं इन कैंडल को? डाइसी कैंडल बोलता हूं। क्या बोलता हूं इन कैंडल को? डाइसी कैंडल मैंने नाम दे रखा है। डाइसी का मतलब ये कैंडल ना बाइंग बोलती है ना सेलिंग बोलती है पर्टिकुलरली। ये कैंडल बोलती है द वॉर इज स्टिल ऑन, बायर और सेलर के बीच में अभी भी जंग जारी है ताकत को लेके कि कौन प्राइस को कहां लेके जाएगा। और ये डिसाइड कब होता है? पर्टिकुलरली इन कैंडल को रीड करने के बाद। कैसे रीड करोगे, ये डिसाइड कैसे कर पाओगे? ये जो कैंडल होती है ना पर्टिकुलरली, इनका जो हाई पॉइंट होता है और इनका जो लो पॉइंट होता है, ये अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। और जब भी किसी भी साइड, कह सकते हैं ना ऊपर प्रेशर और नीचे भी प्रेशर है, जिस साइड का प्रेशर टूटेगा उस साइड प्राइस का फ्लो जाएगा। मतलब अगर इन कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं प्राइस ऊपर जाएगा, और अगर इन कैंडल का लो ब्रेक होता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं प्राइस नीचे जाएगा। अब मैंने कहा ब्रेक होगा, राइट? एक वर्ड यूज किया ब्रेक, तो ये जो ब्रेकआउट वर्ड है इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? अभी जिस हम कोर्स के जिस पड़ाव पे हैं, तो मैं इस पड़ाव के अकॉर्डिंग आपको ब्रेकआउट की एक डेफिनेशन बताता हूं। कोई भी लेवल का ब्रेकआउट हम तब कंसीडर करते हैं जब उस लेवल के बियॉन्ड किसी कैंडल की क्लोजिंग आ जाती है। क्या आ जाती है? क्लोजिंग आ जाती है। फॉर एन एग्जांपल, ये एक डाइसी कैंडल है ना? इस डाइसी कैंडल का ये हाई है, ठीक है? अब फॉर एन एग्जांपल, यहां पे इस डाइसी कैंडल के हाई के यहां पे एक कैंडल इस तरीके से बनती है, रेड कैंडल बनती है। तो क्या इस डाइसी का ब्रेकआउट आ चुका है क्या? नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि अगर ये रेड कलर की कैंडल है तो ये इसका ओपन हो गया और ये इसका क्लोज हो गया, राइट? तो देखा जाए तो इस लेवल का ब्रेकआउट कब कंसीडर करूंगा? जब इसके बियॉन्ड क्लोजिंग आएगी, बट क्लोजिंग तो इसके नीचे आई है। अब इसके अलावा अगर इस तरीके से कोई कैंडल बनी होती, फॉर एन एग्जांपल ये कैंडल बनी होती, तो क्या ब्रेकआउट आ चुका है? जी हां, बिल्कुल ब्रेकआउट आ चुका है, क्योंकि इस कैंडल में ये ओपन है और ये क्लोज है, तो क्लोज इस लेवल के बियॉन्ड आया है। प्लस पर्टिकुलरली अगर आप इस कैंडल का टाइप भी देखेंगे ना, तो भी आपको समझ में आएगा प्राइस कहां जाएगा। वही नियम अप्लाई करो, रूल नंबर 2 अप्लाई होगा। इस कैंडल में बॉडी ज्यादा है कि शैडो? शैडो ज्यादा है, और एक तरफ की शैडो छोटी और दूसरी तरफ की शैडो बड़ी है। तो किस तरफ की शैडो बड़ी है? नीचे की। तो प्राइस कहां जा सकता है? ऊपर। ऑब्वियस सी बात है, जिस कैंडल से ब्रेकआउट आ रहा है और वो जो कैंडल ब्रेकआउट दे रही है वो खुद बोल रही है प्राइस कहां जा सकता है? ऊपर, ठीक है? तो इस तरीके से हम एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट को जज करते हैं, ठीक है? चलो अब अपन अपने फ्लो चार्ट को कंप्लीट करते हैं। यहां पे देखो सिंपल सी चीज है, किसी भी कैंडल को रीड करते हैं, सबसे पहले जज करते हैं कि उसके अंदर किसका हिस्सा ज्यादा है। बॉडी का हिस्सा ज्यादा है तो हम बॉडी की बात मानते हैं, शैडो का हिस्सा ज्यादा है तो हम शैडो की बात मानते हैं। तो अगर बॉडी ज्यादा है तो बॉडी का कलर मैटर करता है, और ये इकलौता ऐसा नियम है जिसके अंदर कैंडल का कलर मैटर करता है। इसके अलावा ब्रह्मांड की कोई भी कैंडल बन जाए, कलर मैटर नहीं करेगा, ठीक है? तो कलर अगर ग्रीन है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे प्राइस ऊपर, कलर अगर रेड है तो एक्सपेक्ट करेंगे प्राइस नीचे। फिर लॉन्गर शैडो रूल क्या बोलता है? बॉडी से ज्यादा शैडो है, बट एक तरफ की शैडो छोटी है और दूसरी तरफ की शैडो बड़ी है, तो जिस तरफ की शैडो बड़ी रहेगी उसका अपोजिट। फिर बोथ शैडो इक्वल क्या बोलता है? बेसिकली यहां मैं डाइसी लिख देता हूं, है ना, और ये कैंडल बना दी। मेरे हिसाब से इससे समझ जाओगे आप, नोट्स में आपको मिलेगा ही, नोट्स में ये देख के समझ जाओगे, ठीक है? अब रूल नंबर 4 है ना, जहां पे बॉडी और शैडो दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो रूल नंबर 4 पे चलते हैं गाइस, जहां पे बॉडी इज इक्वल टू शैडो। अच्छा, ये जो बॉडी और शैडो की इक्वल वाला कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत रेयर है ना, और बहुत ही लिमिटेड कॉम्बिनेशन है इस कैंडल के। जैसे मैं बना देता हूं, याद रखना ग्रीन कैंडल को मैं ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, राइट? चलो, ये बॉडी है और इतनी ही क्या है? शैडो। ये बॉडी है और इतनी ही क्या है? सॉरी, शैडो है और इतनी बॉडी। यहां पे फिर से बॉडी, शैडो, शैडो और बॉडी। अब आप इन कैंडल में से किसी भी कैंडल को डिकोड कर लो, आपको जवाब मिलेगा ही नहीं। कैसे? हम खुद से सवाल पूछते हैं ना कि बॉडी ज्यादा है कि शैडो। चलो पहली कैंडल को देखते हैं, इसमें बॉडी ज्यादा है कि शैडो?
हम किसी डिसीजन पे आ ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि बॉडी और शेडो क्या है, बराबर है। इसको ऐसा समझ लो, देखो मैंने जो कैंडल को डिकोड करने का रास्ता निकाला है ना, वो पता है कैसे निकाला? सिंपल है। क्रिकेट देखते हैं ना अपन, क्रिकेट में 2 प्लेयर खेल रहे हैं। अब जो प्लेयर ज्यादा अच्छा खेल रहा होता है हम उससे ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं ना। सेम ऐसे ही कैंडल स्टिक का है बॉस। अगर किसी भी कैंडल में बॉडी का हिस्सा ज्यादा है तो मैं बॉडी की बात मान रहा हूं, अगर शैडो का हिस्सा ज्यादा है तो मैं शैडो की बात मान रहा हूं। बट जब दोनों ही बराबरी टक्कर पे हैं, मतलब दोनों का हिस्सा बराबर है, तो मैं इसको कैसे डिकोड करूंगा? बहुत सिंपल है, आपको बॉडी को अलग से जज करना है, शैडो को अलग से जज करना, और अगर दोनों मिला के एक ही डायरेक्शन में सिग्नल दे रहे हैं तो उस कैंडल की बात मानो, अदरवाइज नेक्स्ट कैंडल बनने का वेट करना है। ठीक है? कैसे? समझो, जैसे फर्स्ट कैंडल है ना, तो इसकी जो बॉडी है इसको अलग से रीड करते हैं, शैडो को अलग से रीड करते हैं। ये जो बॉडी है, बॉडी का कलर क्या है? ग्रीन जाएगा, यहां हमने ब्लैक यूज किया है, तो यहां से बॉडी से हमें समझ में आ रहा है कि प्राइस कहां जानी चाहिए? ऊपर। ठीक है? फिर वहीं पे शैडो, शैडो आप देखेंगे एक तरफ की शैडो तो है ही नहीं, एक ही तरफ शैडो है, मतलब जिस तरफ शैडो है वही लॉन्गर शैडो है, तो जिस तरफ की शैडो बड़ी होती है उसका अपोजिट, तो शैडो भी क्या बोल रही है? प्राइस कहां जानी चाहिए? ऊपर। अब आप देखें बॉडी और शैडो दोनों मिलके क्या बोल रहे हैं? प्राइस कहां जाएगी? ऊपर। मतलब इस कैंडल पे मैं डिसीजन ले पाऊंगा। फिर अगली जो कैंडल है वो क्या बोल रही है? बॉडी प्राइस कहां जानी चाहिए? ऊपर। शैडो बोल रही है प्राइस कहां जानी चाहिए? नीचे। मतलब मैं कभी भी इस कैंडल पे वाइज डिसीजन ले ही नहीं पाऊंगा, क्लैरिटी नहीं है मेरे को, है ना। फिर अगली कैंडल क्या बोल रही है? प्राइस कहां जाना चाहिए? शैडो बोल रही है ऊपर, बॉडी बोल रही है नीचे, मतलब इस कैंडल पे भी मैं डिसीजन नहीं ले पाऊंगा। फिर अगली कैंडल पे क्या बोल रहे हैं? भाई यहां पे बॉडी है रेड, तो प्राइस बोल रही है नीचे जाएगी, शैडो भी ऊपर की जाता है मतलब नीचे जाएगा, मतलब ओवरऑल कैंडल बोल रही है प्राइस कहां जाना चाहिए? नीचे जाना चाहिए। दैट्स इट, इतना ही है। ठीक है? तो यही 4 नियम है गाइस, आप सोच के देखो एक बार, क्या इन 4 नियम के बाहर निकल के क्या कोई भी कैंडल फॉर्मेशन मिल सकता है क्या आपको? सोच के देखो एक बार। मैं तब तक फ्लो चार्ट कंप्लीट कर रहा हूं आप लोगों का। यहां पे मैंने लिख दिया कि आपको रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 से रीड करना है। ठीक है? आई होप आपको ये जो फ्लो चार्ट है ये अब समझ में आ रहा होगा कि हमने किसी भी कैंडल को रीड करने के लिए ये फ्लो चार्ट बनाया है। ठीक है? सोच के देखो, ऐसी कोई कैंडल बन सकती है क्या जो इन 4 नियम के अंतर्गत ना आए? पॉसिबल ही नहीं है गाइस। क्यों? क्योंकि हमने कैंडल की बनावट पे काम किया, हमने कैंडल के नामों पे काम नहीं किया है, हमने उसके बनने के तरीके को डिकोड किया। या तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी ज्यादा होगी, या तो शैडो ज्यादा होगी, या तो दोनों होंगी, या तो कुछ भी नहीं होगा, तो वो तो कैंडल ही नहीं बनती, है ना। तो इसी कॉम्बिनेशन के साथ कोई भी कैंडल का फॉर्मेशन बनता है। ठीक है? तो ये तो मैंने ना बहुत ही लेमन तरीके से आपको कैंडल पढ़ाया। अगले सेशन में मैं कैंडल स्टिक का क्रक्स पढ़ाऊंगा मेन, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ठीक है? अच्छा, अभी तक एक चीज समझो, अभी तक हमने कोर्स में क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले मैंने आपको ट्रेंड पढ़ाए थे, है ना। 4 तरीके के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज और रैंडम। फिर मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने सिखाए, 2 तरीके से अभी सिखाए हैं, हॉरिजॉन्टल और ट्रेंड लाइन वाइज। फिर आज मैंने आपको कैंडल स्टिक का एक कह सकते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट भी पढ़ा दिया। अब देखो, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस जो होता है ना, कोई भी आपको पढ़ा है, चाहे आप YouTube से पढ़ो, चाहे आप किसी मेंटर से पढ़ो, चाहे आप किसी कोचिंग क्लासेस से पढ़ो, पर्सनलाइज पढ़ो, कैसे भी पढ़ लो, टेक्निकल एनालिसिस के सिर्फ 5 ही एलिमेंट है। पहला एलिमेंट होता है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, दूसरा होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना, तीसरा कैंडल को रीड करना, चौथा चार्ट पैटर्न्स को रीड करना, और पांचवा इंडिकेटर को रीड करना। ये 5 एलिमेंट से मिलके बनता है टेक्निकल एनालिसिस। और अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, वो टेक्निकल एनालिसिस के ऑलमोस्ट 3 टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिए, बट ये तीनों टॉपिक मैंने इंडिविजुअल पढ़ाए हैं। पहले ट्रेंड पढ़ाया था, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ाया था, और फिर आज कैंडल स्टिक पढ़ाई, है ना। बट आपको पता है चार्ट रीडिंग कब कैसे कर पाएंगे आप? जब आप इन सबको एक साथ अप्लाई करेंगे। क्या होता है, अकेला ट्रेंड आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है, अकेला सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना बहुत आसान है, बट असली मतलब चार्ट पे कब निकल के आता है? जब आप इन सबको एक साथ अप्लाई करते हो। चलो मैं आपको क्या करता हूं, आज एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि हमारा जो कोर्स है वो किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक आपको लाइनें तो बनानी आ गई, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने सीख लिए, बट उनका इस्तेमाल करना अभी तक नहीं सीखा। आपने ट्रेंड को रीड करना सीख लिया, बट उसका इस्तेमाल करना अभी तक नहीं सीखा।
आपने कैंडल स्टिक को रीड करना सीख लिया बट उसका इस्तेमाल करना अभी तक नहीं सीखा। तो मैं आपको सिर्फ एक अंदाजा लगवा देता हूं आज कि हमारा जो कोर्स है वो किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है और हमारे कोर्स में आप मेरे से किस तरीके से चार्ट रीडिंग सीखोगे। ठीक है, तो चलो अभी अपन क्या करते हैं, ये जो 3 एलिमेंट है ना, ट्रेंड, सपोर्ट रेजिस्टेंस और कैंडल स्टिक, इनको मर्ज करते हैं। तो पहले अपन मर्ज करते हैं किसको, सबसे पहले ट्रेंड और सपोर्ट रेजिस्टेंस को। तो आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं, कि अल्टीमेटली ये जो जर्नी है ये कहां तक जाएगी। ठीक है, चलो मेरे हिसाब से आपने जब सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़े हैं, है ना, तो कैसे पढ़े होंगे, या मैंने जैसे पढ़ाए हैं वो कैसे पढ़े हैं, सिंपल है कि भाई ये प्राइस ऊपर गई, यहां से नीचे आ गई। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि ऊपर एक प्राइस प्रेशर पॉइंट है जहां से बायर टू सेलर पावर ट्रांसफर हुई है। तो हम क्या करते हैं, ऐसी जगह से एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देते हैं। राइट, अब टेक्निकल एनालिसिस का तीसरा गोल्डन प्रिंसिपल हमने क्या पढ़ा हुआ है कि हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, यानी इतिहास अपने आप को दोहराएगा। और इतिहास अपने आप को दोहराएगा तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि ये जो स्टॉक है ये वापस, ये जो प्राइस है यहां तक जाएगा रेजिस्टेंस पे और यहां से टकरा के कहां जाएगा, वापस से नीचे। हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, राइट। बट जब आप इसको प्रैक्टिकलिटी के साथ अप्लाई करोगे ना चार्ट पे, तो ये बिल्कुल ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, है ना। जैसे अप ट्रेंड की बात मान लेते हैं, चलो ये अप ट्रेंड होता कैसे, सबको याद है ना, ये दिस इज अ अप ट्रेंड, ये एक अप ट्रेंड है। ठीक है, अब अप ट्रेंड ये है, सिंपल है। फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं चार्ट इतना सा बना है अभी। ठीक है, अब यहां पे आप देखेंगे ऊपर एक प्राइस प्रेशर पॉइंट दिख रहा है जहां से पहले प्राइस रिवर्स हुई है। मतलब ये ऐसा पॉइंट है जहां पे आके बायर अपनी पावर लूज कर गए और सेलर उस पे हावी हो गए, है ना। तो यहां से हम क्या ड्रॉ करते हैं, एक रेजिस्टेंस, यही करते हो ना अभी तक, सिंपल है ना। बट याद रखो, अगर आपका चार्ट अप ट्रेंड में है तो यहां पे पूरा नियम बदल जाएगा। अगर आपका चार्ट अप ट्रेंड में है तो क्या होगा, यहां पे ये जो प्राइस है ये इसको ब्रेक करेगा। ये जो रेजिस्टेंस है ये वो रेजिस्टेंस नहीं है जिसका आप रिवर्सल एक्सपेक्ट करो। गाइस याद रखो, लाइनें खींचना तो हर कोई सीख जाता है, बट ये आइडेंटिफाई करना कि किस लाइन से मेरा चार्ट रिवर्स होगा और किस लाइन का मेरा चार्ट ब्रेकआउट देगा, ये आइडेंटिफाई करना ही स्किल है। और ये बहुत लॉजिकल है। आप समझो, अगर ट्रेंड अप है, अप ट्रेंड है, तो आप इमीडिएट स्विंग से अगर कोई रेजिस्टेंस बनाओगे तो उसका कभी रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप हमेशा उसका क्या एक्सपेक्ट करोगे, ब्रेकआउट। क्यों? क्योंकि ट्रेंड हमेशा सुपीरियर रहेगा और ट्रेंड क्या बोलता है, हायर हाई एंड हायर लो। तो इस वाले हाई से अगला हाई ऊपर लगना तो तय है। इसीलिए ये हर बार क्या करेगा, आपको बेवकूफ बनाएगा। अगर आपको नहीं आता है टेक्निकल एनालिसिस ढंग से अप्लाई कर रहा है तो आप क्या करोगे, ये स्विंग लोगे, यहां से रेजिस्टेंस बनाओगे, फिर कहोगे यार सर ये रेजिस्टेंस तो काम ही नहीं कर रहा। बट आप ये नहीं समझ रहे कि आप जो रेजिस्टेंस बना रहे हो वो ऐसे प्राइस प्रेशर पॉइंट से बना रहे हो जो कि अप ट्रेंड के स्विंग है। अप ट्रेंड में इमीडिएट स्विंग से बनाए हुए रेजिस्टेंस कभी भी आपको रिवर्सल नहीं देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने गलत पढ़ लिया मुझसे, नहीं। एक्चुअली में क्या होता है, बेसिकली चार्ट को रीड करने का तरीका होता है, परसेप्शन, देखने का नजरिया होता वही है जो हम पढ़ा रहे हैं। बट क्या है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वही होगा, बट क्या होता है, हर बार वो चीज देखने का जो नजरिया होता है वो हर स्टूडेंट डेवलप नहीं करता है। इसीलिए मैं आपको वो चीज डेवलप करवाना चाह रहा हूं। कैसे, समझो। देखो, होगा वही जो मैंने आपको पढ़ाया है बट इन अ डिफरेंट वे। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताते हैं, एक एग्जांपल ऐसा अज्यूम कर लो कि ये पहले यहां से गिरता हुआ आया है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला आपको कि अगर चार्ट अप ट्रेंड में रहेगा तो इमीडिएट स्विंग से जो रेजिस्टेंस बनाओगे उसका ब्रेकआउट ही आता है हमेशा, वहां से रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। रिवर्सल फिर कहां से एक्सपेक्ट करोगे, हमेशा पुराने किसी स्विंग से। अगर आप इमीडिएट स्विंग से बनाओगे तो हमेशा ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करना है। अगर आप पुराने किसी स्विंग से बनाओगे तो हमेशा याद रखना, यहां पे आपका चार्ट एक बार तो रिस्पेक्ट करेगा ही करता है। हमेशा जो चार्ट होता है ना, ये पुराने स्विंग के हाई और लो की रिस्पेक्ट करता है, ना कि इमीडिएट स्विंग के हाई और लो की, है ना। इससे बहुत अच्छी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि यार कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस से रिवर्सल एक्सपेक्टेशन करनी है और कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट एक्सपेक्टेशन करनी है। यहां पे अगर मैं देखूं तो देखो, मान लेते हैं इस लेवल को इसको तोड़ना भी है, मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस टूटना भी है, तो पता है कैसे टूटेगा,
एक बार तो इसकी रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही ये चार्ट ब्रेकआउट देगा। या तो मेजरली क्या होता है, यहां से चार्ट वापस से रिवर्स हो जाता है, या फिर अगर इसको तोड़ना भी है तो एक बार तो इसकी रेस्पेक्ट करेगा ही करता है। ठीक है, अब देखो मैंने जो पढ़ाया हो वही रहा है चार्ट पे, देखोगे कैसे, यहां देखो मैंने क्या बोला, 1 और ये 2, हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ, 1 और ये 2, हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। बस देखने का नजरिया चाहिए, है ना। चलो यही चीज मैं निफ्टी के या किसी भी चार्ट पे पुराने पे जाके आपको एक बार दिखाता हूं कि हाउ इट विल लुक, कैसा दिखाई देगा ये। देखो जैसे ही किसका चार्ट है, अपन तो निफ्टी के चार्ट पे चले, सबका फेवरेट वही होता है, डेली टाइम फ्रेम पे ही चलते हैं अपन ने यार ट्रेंड एनालिसिस किया था ना, वहीं चले, वो फैमिलियर रहेगा चार्ट। ओके सी गाइस, यहां आप लोगों को एक चार्ट दिख रहा होगा बहुत क्लियर, है ना, ये डाउन ट्रेंड है और ये अप ट्रेंड है। अच्छा अब जो मैंने आपको बताया वो देखो क्या होता है, डाउन ट्रेंड जैसे है, तो डाउन ट्रेंड में जब मैं, ये डाउन ट्रेंड है, अब अगर मैं इस इमीडिएट स्विंग से लगा के बैठा हूं सपोर्ट और एक्सपेक्ट करूं यार यहीं से चार्ट ऊपर चला जाएगा, तो गलत है ना, क्योंकि डाउन ट्रेंड में तो इमीडिएट जो स्विंग होते हैं ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक होते हैं। ये देखो हर बार ब्रेक करेगा, ये ब्रेक किया, हर बार क्या करते हुए जा रहा है, स्विंग के सपोर्ट तोड़ता हुआ जाता है। ऐसी अप ट्रेंड में क्या होता है, जैसे ये अप ट्रेंड है, ये आया, अब आपने यहां आगे का चार्ट नहीं बना और यहां से रेजिस्टेंस बना दिया, तो क्या होगा, ये ब्रेक होता हुआ जाएगा, हर बार ब्रेक होगा, मतलब मुंह उठा के सीधे ब्रेक कर देगा, एक भी बार रिस्पेक्ट नहीं करता। क्यों, क्योंकि ट्रेंड इज सुपीरियर, है ना। अब आप देखेंगे यहां से चार्ट क्या था, डाउन ट्रेंड में आया, बट इस पॉइंट पे आके चार्ट ने क्या दे दिया, रिवर्सल दिया। तो चार्ट हमेशा जहां से भी रिवर्सल देता है ना, वहां पे कोई ना कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ ही रहा होता है। अब ये हो सकता है कि आप जिस तरीके का सपोर्ट रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है उसके अलावा किसी और तरीके के सपोर्ट रेजिस्टेंस की चार्ट रेस्पेक्ट कर रहा है, या आप जिस टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं उससे अलग हटके किसी और टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर रहा है ना, वो प्रोबेबिलिटी होती है। अब जैसे चार्ट यहां से रिवर्स हो रहा है, तो मुझे पता है कि ऑब्वियसली बात है, अगर चार्ट यहां से रिवर्स हुआ है तो पुराने किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस से ही हुआ होगा। यस सी, यहां पे एक पुराना बहुत ही अच्छा हमें क्या दिख रहा है, सपोर्ट। सी अब क्या हुआ, इसने इमीडिएट स्विंग के सपोर्ट तोड़ दिए, बट पुराने की जब बात आई तो उसने अपने इसको रेस्पेक्ट करके कहां आ गया, ऊपर आ गया। फिर वहीं से आप देखें ये अप ट्रेंड है, अब आप देखेंगे यहां पे भी एक मेजर रिवर्सल दिखाई दे रहा है, तो मैं यहां पे भी एक क्या लगाऊंगा, रेजिस्टेंस बनाया। अब आप यहां पे देखें, ये रेजिस्टेंस भले ही इसने तोड़ दिया हो, बट एक बार तो रेस्पेक्ट करी। इससे पहले जितनी भी अगर मैं इमीडिएट स्विंग से रेजिस्टेंस बनाता तो उसने क्या किया, मुंह उठा के तोड़ दिए, कुछ आओ देखा ना था, सीधे तोड़ दिए। ये हर बार ब्रेक आ रहा था, बट इसका एक ही बार में ब्रेकआउट आया क्या, नहीं, उसको ब्रेकआउट देना भी था, तो पहले उसने उसकी रिस्पेक्ट करी, फिर उसका ब्रेकआउट दिया। ठीक है, तो जब आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हो ना, तो पूरा का पूरा लॉजिक अलग हो जाता है। ठीक है, अब इसमें अगर मैं कैंडल स्टिक भी जोड़ दूं तो पूरा गेम ही चेंज हो जाएगा। हालांकि अभी मैंने आपको पूरी कैंडल स्टिक नहीं पढ़ाई है, नेक्स्ट जो सेशन है उसके लिए प्रिपेयर रहना, नेक्स्ट सेशन में आपको आ जाएगा मजा, क्योंकि मैं ऐसी कैंडल स्टिक का तरीका पढ़ाऊंगा ना आपको, जो पूरे मैं कह रहा हूं इंटरनेट पे कहीं देखने को नहीं मिलने वाला। ठीक है, अब अगर मैं इसी में अपनी कैंडल स्टिक भी जोड़ दूं, तो अभी तो मैंने आपका ना एक ही कैंडल स्टिक का टाइप पढ़ा है, डाइसी अभी पढ़ा ना अपन ने, एक बार रिकॉल करा देता हूं, डाइसी कैंडल, दिस वाज द डाइसी कैंडल। ठीक है ना, जो कि ये बोलती है कि भाई अगर प्राइस ऊपर जाना है तो मेरा हाई ब्रेक हो, जो बोलती है अगर प्राइस को नीचे जाना है तो मेरा लो ब्रेक हो। ठीक है, इसको हम डाइसी कैंडल बोलते हैं, बोथ शैडो इक्वल रूल वाली। ठीक है, अब आपको पता है कैंडल कहां बनेगी, दैट इज ऑल्सो डिसाइडेड। कहते हैं ना टेक्निकल एनालिसिस का जो तीसरा गोल्डन प्रिंसिपल है वो क्या है, हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है। आप खुद ही सोचो, इतने साल हो गए तब भी हम टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे ट्रेडिंग करते हुए आ रहे हैं। क्यों भाई, शेयर मार्केट एक जैसा चलता है क्या डेली, नहीं, बट पैटर्न्स रिपीट होते हैं, उसके चाल जो है ना, उसके चलने का जो तरीका है वो सेम है। जैसे
भाई अगर गोल्ड को ऊपर जाना है तो वो तो हायर हाई हायर लो लगा के ही जाएगा ना, बिटकॉइन को ऊपर जाना है तो भी हायर हाई हायर लो ही लगाएगा, अगर क्रूड ऑयल को जाना है तो भी हायर हाई हायर लो लगेगा, और टीसीएस या रिलायंस को जाना है तो भी हायर हाई हायर लो लगेगा, मतलब पैटर्न इज सिमिलर। ऐसे ही बीइंग अ ट्रेडर आपको चार्ट पे एक पैटर्न दिखना चाहिए, चार्ट के चलने का एक पैटर्न होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल डाइसी कैंडल की अगर मैं बात करूं तो मुझे पता है कि डाइसी कैंडल कहां बनेगी तो उसकी इंपॉर्टेंस है, और मेजरली कहां वो 10 में से 8 या 9 बार उस तरीके से रिएक्ट करेगी जिस तरीके से मैंने पढ़ा है। तो समझो क्या होता है, जैसे ये स्विंग्स होते हैं, ठीक है, डाइसी कैंडल का मैं कह रहा हूं 10 में से 5 बार बनने की प्रोबेबिलिटी है, वो कहां है, या तो किसी स्विंग के हाई पे या तो किसी स्विंग के लो पे। ये स्विंग के हाई और ये हो गए स्विंग के लो, यहां डाइसी कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी है। अगर डाउन ट्रेंड है तो भी स्विंग के हाई और स्विंग का लो। कल का जो सेशन रहेगा ना उसमें मैं आपको यह भी बता दूंगा, अभी जो मैं कह रहा हूं 10 में से 5 बार डाइसी कैंडल बन सकती है, कल के सेशन में मैं आपको यह भी बता दूंगा कि 10 में से बची हुई 5 बार कौन सी कैंडल बनती है, डाइसी नहीं बनती। तो इससे आप किसी भी स्विंग को 101% पकड़ पाएंगे, क्योंकि बिना मेरी कैंडल के कोई भी स्विंग बनेगा ही नहीं, चाहे आप कोई भी टाइम फ्रेम चुन लेना, चाहे आप कोई भी चार्ट चुन लेना, चाहे कोई भी सेगमेंट चुन लेना, ठीक है। अब यहां पे आप समझे मैंने क्या बोला कि ये जो डाइसी कैंडल जो बनती है 10 में से 5 बार बनने की प्रोबेबिलिटी है, वो कहां है, स्विंग के हाई पे या तो स्विंग के लो पे। अच्छा, इवन किस डाइसी का किस डायरेक्शन में ब्रेकआउट आएगा वो भी डिसाइडेड हो जाता है। कैसे, अगर ये डाइसी है तो इसका हमेशा लो का ब्रेकआउट आएगा, इन डाइसियों का हमेशा हाई का ब्रेकआउट आएगा, इन डाइसियों का हमेशा लो का ब्रेकआउट आता है, इनका हमेशा हाई का ब्रेकआउट आता है, ठीक है। चलो अब यही चीज अपन चार्ट पे देखते हैं एक बार, तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, सो ये जो चार्ट है यहीं पे देख लेते हैं, पहले इस डाउन ट्रेंड को पढ़ते हैं फिर अब ट्रेंड की तरफ चलेंगे। चलो ध्यान से देखना, अब जो चीज मैं बता रहा हूं, यहां देखो, ये आया डाउन, ये आया अप, ये कौन सी कैंडल है, डाइसी कैंडल है, और इस डाइसी का क्या ब्रेक हो रहा है, लो, ठीक है। फिर प्राइस नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, यहां पे फिर से एक और डाइसी कैंडल है। अब इस डाइसी कैंडल के लो के नीचे बाकी कैंडलों की शेडो गई है, बट शेडो जाने से कोई भी ब्रेकआउट कंफर्म होता है क्या, नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया किसी भी लेवल का ब्रेकआउट तब मानेंगे जब किसी भी कैंडल की उसके बियॉन्ड क्लोजिंग आ जाएगी। तो यहां पे किसी भी कैंडल की क्लोजिंग उसके लो के नीचे नहीं हुई है, बट हाई के ऊपर बिल्कुल हुई है, और प्राइस कहां गया, फिर ऊपर जाके एक और डाइसी कैंडल बनती है और उसका हाई की जगह लो ब्रेक होता है, और फिर से प्राइस कहां जाती है, नीचे। देखो आप, इतने स्विंग में मेरे को 3 डाइसी तो मिल गई, फिर यहां से जब प्राइस नीचे गई तो यहां पे एक और डाइसी मिलती है। देखो डाइसी मिलेगी, इसकी गारंटी मेरी है, बट डाइसी का साइज की गारंटी मैं नहीं दे सकता कि डाइसी की कैंडल की साइज क्या होगी, कैंडल बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी, दैट आई कांट गिव यू गारंटी, ठीक है। अब यहां पे भी डाइसी बनी है, और फिर यहां से जब प्राइस ऊपर गई देयर इज अनदर डाइसी कैंडल, फिर जब प्राइस नीचे आई देयर इज अनदर डाइसी कैंडल, फिर यहां से यहां। अब आप खुद ही देख लो, कैंडल के बनने की जगह भी फिक्स है, मतलब इट्स अ पैटर्न कि जब भी स्विंग बनेगा तो वहां पे मुझे 10 में से 5 बार डाइसी कैंडल मिलेगी, और 10 में से बाकी बची हुई 5 बार कौन सी कैंडल मिलेगी, ये अगले सेशन यानी कल के सेशन में पता लग जाएगा, ठीक है। चलो अब ट्रेंड देख लेते हैं। अब यहां से ये अप ट्रेंड है, जितना अप ट्रेंड यहां से यहां तक दिख रहा है इसी को डिकोड कर देता हूं मैं आपके लिए। देखो यहां से आपका अप ट्रेंड चालू हुआ, दिस इज अ डाइसी कैंडल, फिर प्राइस ऊपर गई, डाइसी कैंडल, फिर डाइसी कैंडल, फिर डाइसी कैंडल, फिर डाइसी कैंडल। जितनी डाइसी स्विंग के लो पे है उन सब के हाई ब्रेक हुए हैं, कहां गई, ये रही और ये रही। जितनी डाइसी स्विंग के हाई पे है उनके हमेशा लो ब्रेक हुए। इतना आसान है, इतना आसान है। लोगों ने अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड कर रखा कैंडल स्टिक को, है ना। आई होप आप लोगों को इस सेशन में मजा आया हो एंड आपको एक अंदाजा लगा हो कि हम किस लेवल पे जाके चार्ट रीडिंग सीखेंगे, ठीक है ना। चलो नाउ लेट्स गो टू आवर डाउट सेशन, देखते हैं आप लोगों के डाउट क्या क्या हैं इस सेशन के रिगार्डिंग। हाँ, ये इस डाउन ट्रेंड में मेजर रेजिस्टेंस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। देखो अभी आप समझो,
अभी अपन ने कैंडल स्टिक भी कंप्लीट नहीं पढ़ी है। अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? अपन ने ट्रेंड पढ़ा, अपन ने सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ा, कैंडल का सिर्फ इंट्रो पढ़ा। कल पढ़ाऊंगा असली क्रक्स, तो कैंडल का जादू तो आप कल के सेशन में देखोगे, ठीक है। ये 3 चीजें, अभी तो इंडिकेटर बाकी है, अभी तो चार्ट पैटर्न बाकी है, तब जाके आप जब ये आपको 5 टॉपिक आप पढ़ लोगे ना, उसके बाद कहीं हम चार्ट को रीड करने की एबिलिटी डेवलप कर पाएंगे। अभी तो ये समझो एप्पल की स्पेलिंग सीखने के लिए जैसे हमने ABCD सीखी ना, सेम ऐसे ही मैं अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ABCD सिखा रहा हूं, क्योंकि बहुत लेमन है, बहुत ही बेसिक नॉलेज है, ठीक है। चलो, सौरभ सिंह कह रहे हैं सर आपने बहुत इजी वे में समझाया। आज तो मजा आ गया। अरे वाह यार, रिवर्सल पर भी डाइसी कैंडल बनती है? ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल बनती है। युवराज सिंह कह रहे हैं थैंक यू सो मच सर, कैंडल स्टिक सच में बहुत क्लियर समझाया। अरे मैं तो कह रहा हूं कल के सेशन का वेट तो करो, कल तो ऐसे आप लोगों के दिमाग के ना स्क्रू बिल्कुल ऐसे खोल दूंगा मैं। कैंडल स्टिक तो भाई ऐसे डिकोड करिए ना, कोई आपको सिखा नहीं सकता। आप में से बहुत सारे लोगों ने कहीं और कोचिंग भी की है, राइट? मैं कह रहा हूं डैम श्योर कल के सेशन और रुक जाओ, फिर बताना आपने जहां पहले कोचिंग करी और अभी हमारे जो ये 7-8 सेशन हुए पूरी कोचिंग पे भारी पड़ेंगे कि नहीं पड़ने वाले। ईशान सर टुडे सेशन वाज ऑसम, आज तक इतना इजी कैंडल नहीं समझा। थैंक यू सो मच जगजीत, थैंक यू सो मच, लाइफ टाइम याद रहेगा। मैंने बोला ना हमने कैंडल के नाम ही नहीं पढ़े, बट मैं कह रहा हूं हर एक कैंडल को हम डिकोड कर सकते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बताना भूल गया, कैंडल स्टिक। देखो अगर आप चाह रहे हो कैंडल स्टिक 10 में से 8 या 7 या 9 बार वैसे ही काम करे जैसे हमने सीखा है, तो एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, क्या कि कैंडल स्टिक की असली इंपॉर्टेंस कहां है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। आप भलते ही अगर कहीं पे भी कोई भी कैंडल जो बन रही है उस पर दिमाग लगाओगे ना, तो फिर वो ऐसा हो सकता है कि जैसे टेक्निकल एनालिसिस क्या है, इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो उस जगह ऐसा हो सकता है कि कैंडल 10 में से 5 बार आपके अकॉर्डिंग चल जाए और 10 में से 5 बार आपके अकॉर्डिंग ना चले। कोई भी कैंडल आपके अकॉर्डिंग कब चलेगी? जब आप उसको ट्रेंड एनालिसिस के अकॉर्डिंग, सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग सही जगह पे देखोगे, ठीक है। तो आज आप को कोई चार्ट ओपन नहीं करना है, क्योंकि आज अभी आपके पास है आधा अधूरा ज्ञान। कल का जो सेशन है वो जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं ओपन कह रहा हूं, आप जो चार्ट बोलोगे, जो टाइम फ्रेम बोलोगे, उस टाइम फ्रेम को हम कैंडल स्टिक वाइज डिकोड कर लेंगे, ठीक है। आज आपको कोई चार्ट ओपन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक बार कैंडल स्टिक के नियम रिवाइज कर लेने। चलो मैं ही करा देता हूं रिवाइज। देखो अपन ने क्या समझा, आज के पूरे सेशन का एक फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन कर लेते हैं। हमने आज क्या सीखा कि किसी भी कैंडल स्टिक के 2 हिस्से होते हैं, बॉडी और शैडो, है ना। तो हमने इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे काम किया और हमने ये समझा या तो बॉडी ज्यादा होगी, या तो शैडो ज्यादा होगी, या तो दोनों इक्वल होंगी। इन 3 के अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है? अगर बॉडी ज्यादा है तो बॉडी का कलर मैटर करता है, ग्रीन है तो ऊपर, रेड है तो नीचे। अगर शैडो ज्यादा है तो 2 कॉम्बिनेशन होता है, एक छोटे बड़े यानी लॉन्गर शैडो रूल, और एक होता है इक्वल शैडो रूल यानी डाइसी कैंडल। अब लॉन्गर शैडो रूल क्या बोलता है कि यहां पे कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, है ना। कैंडल का कलर तो रूल नंबर 1 के अलावा कहीं मैटर ही नहीं करता। कैंडल का कलर सिर्फ ये दर्शाने के लिए है कि जहां ओपन है और कहां क्लोज है, ठीक है। अच्छा, लॉन्गर शैडो रूल क्या बोलता है? बॉडी से ज्यादा शैडो है और एक तरफ की शैडो छोटी है और दूसरी तरफ की शैडो बड़ी है, तो जिस तरफ की शैडो बड़ी है उसका अपोजिट। बोथ शैडो इक्वल क्या बोलता है? डाइसी कैंडल। ये कैंडल ये बोलती है द वॉर इज स्टिल ऑन, अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि पावर किसके हाथ में जाएगी, बायर के हाथ में कि सेलर के हाथ में। वो डिसाइड होगा जब पर्टिकुलरली डाइसी कैंडल का या तो हाई ब्रेक होगा या तो लो ब्रेक होगा। ब्रेक होने का मतलब होता है किसी भी लेवल के बियॉन्ड किसी कैंडल की क्लोजिंग आना, ठीक है। फिर नियम 4, रूल नंबर 4 क्या बोलता है? ऐसी कैंडल जिसके अंदर बॉडी और शैडो क्या हो जाती है? इक्वल, तो हम उस केस में बॉडी को अलग से रीड करते हैं, शैडो को अलग से रीड करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे जो दोनों पार्ट है क्या वो सिंगल डायरेक्शन में सिग्नल दे रहे हैं क्या। अगर दे रहे हैं तो हम उस पर दिमाग लगाएंगे, अदरवाइज हम अगली कैंडल बनने का वेट करेंगे। दैट्स इट गाइस, है ना। रविंद्र कह रहा है लाइफ टाइम याद रहेगा। अरे बिल्कुल याद रहेगा यार, मजा आ गया महेंद्र, अरे वाह यार मजा आया। यस ईशान, क्या डाउट है प्लीज पूछो।
रविंद्र कह रहे हैं भारी पड़ गए सर आपके लेक्चर और कोचिंग, क्योंकि मैंने पहले भी कोर्स किया है बट ऐसा नहीं पढ़ाया। आज की क्लास में मजा आ गया। वाह यार शिखर। सर एज अ मेंटर इफ अ 70-year-old लर्निंग ट्रेडिंग ही शुड बी अप्रिशिएटेड और ही शुड बी स्टॉप्ड। नहीं, एज अ यार 17 साल के इंसान का बच्चा अगर ट्रेडिंग सीख रहा है, यस सीख सकता है, बट उसको अपनी फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी, उसके पेरेंट्स को फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, फिर ही 17-year-old के स्टूडेंट को ट्रेडिंग की तरफ अलाउ करना चाहिए। चलो ईशान का क्वेश्चन है, सर अगर हम डाउन ट्रेंड के स्विंग को रेजिस्टेंस मार्क करें तो ट्रेंड रिवर्सल, नहीं यार ट्रेंड रिवर्सल के तो अपने पास बहुत तरीके, ईशान ट्रस्ट मी। ट्रेंड अगर रिवर्स होगा ना, मैं आपको इतने तरीके बता दूंगा ट्रेंड रिवर्स पकड़ने के लिए कि आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो डोंट वरी अबाउट इट। चलो हितेन का क्वेश्चन है, डाइसी कैंडल का नेक्स्ट कैंडल पे क्लोज ना हो बट उससे अगली कैंडल, तो कोई बात नहीं। देखो याद रखो, एक चीज और बता देता हूं आपको, एक हिंट दूं। ये जो डाइसी कैंडल होती है ना, ये क्या बोलती है कि यार बायर और सेलर क्या कर रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं, है ना? फॉर एन एग्जाम्पल ये एक डाइसी कैंडल बन गई, ठीक है? अब जब तक इस कैंडल का हाई नहीं टूटेगा या लो नहीं टूटेगा ना, तब तक आपका मार्केट चलता है साइडवेज। ये मैं आपको आगे बताता, बट मैं अभी बता रहा हूं, आप इसको बैक टेस्ट कर लेना चाहे तो, कि जब भी कोई भी जैसे कोई मार्केट ओपन होता है ना, मार्केट ओपन होते ही अगर पहली कैंडल डाइसी बन जाती है और जब तक वो डाइसी के अंदर है ना, तब तक आपको ट्रेड करना ही है, वो नो ट्रेड एरिया हो जाता है, क्योंकि डाइसी के अंदर मार्केट चल रहा है, मतलब कहीं मूवमेंट ही नहीं है, डिसाइड ही नहीं हो रहा कि भाव कहां जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, है ना? तो अब ये जो ब्रेकआउट है, ये मान लो नेक्स्ट कैंडल से नहीं आता, नेक्स्ट से नहीं आता, नेक्स्ट से नहीं आता, फिर एकदम से आ जाता है, यस हम इसको ब्रेकआउट कंसीडर करेंगे, है ना? क्योंकि ये डाइसी यही तो बोल रही है कि अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे बायर सेलर कि किसके हाथ में पावर जाएगी, है ना? आई होप यू गेट इट। कोई बात नहीं सौरव सिंह भदौरिया, यू आर सो ब्राइट, आपने सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस इतने अच्छे से लगाए थे, आई एम श्योर आपको मजा आएगा। दैट्स इट गाइस, दैट्स इट, थैंक यू सो मच। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस। कल मिलते हैं एक बहुत धमाकेदार सेशन के साथ जिसमें आपको आने वाले हैं भयंकर मजे, ठीक है? चलो बाय, गुड नाइट, टेक केयर।